गरीब घर की लक्ष्मी का आज एक अमीर घर में रिश्ता पक्का हो गया है। इसलिए उसकी सास तारा उसे लाल चुन्नी उड़ाकर उसके हाथों में कुछ फल, नारियल और पैसों की गड्डियों से भरा थाल गोद भराई में चढ़ाती है और कहती है, अब हम अपनी बहू की जिम्मेदारी आप लोगों को सौंप के जा रहे हैं। हार्दिक बेटा, समधन जी को कुछ पैसे दे दो ताकि हमारी होने वाली बहू को किसी चीज की कमी ना हो। तारा के कहने पर हार्दिक अपनी होने वाली सास के सामने 500 की 3 गंडियां रख देता है और ये सब कुछ घर में गोद भराई की रस्म में आई खड़े पड़ोसी देख रहे होते हैं। देख रही हो बहन, हमारी लक्ष्मी की कितनी अच्छी जगह शादी होने जा रही है। लक्ष्मी का ससुराल पैसों से भरा ससुराल है, पैसों की कमी नहीं है इन लोगों के पास। उन लोगों की बातें सुन तारा का घमंड और बढ़ जाता है और वो घर के बाहर जाती है और ढोल वाले ढोल बजाते हैं जिन्हें तारा ने ही बुलाया था। शुक्रिया भैया ढोल बजाने के लिए, ये लो 500 की 2 गड्डियां। इतना बोलकर तारा वहां से चली जाती है। लड़के वालों के जाने के बाद लक्ष्मी बहुत खुश होती है और घर में नोटों की गड्डियां देख अपनी माँ से कहती है, माँ देख रही हो, मेरा ससुराल पैसों से भरा ससुराल है, तुम्हारी बेटी वहाँ राज करेगी, राज। हाँ लक्ष्मी बेटा, मैंने भी देखा तेरा ससुराल तो पैसों से भरा है। शादी से पहले इतना पैसा लुटा रही हैं तुझ पर, शादी के बाद कितना ही लुटाएंगे। तो बड़ी ही किस्मत वाली निकली। पड़ोसियों की बातें सुनने के बाद लक्ष्मी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता और वो पैसों से भरे अपने ससुराल में जाने का इंतजार करती है। समय यूं ही गुजरता है और बहुत जल्द उसकी शादी हार्दिक से हो जाती है। गौरी बेटा, जल्दी से 500 रुपए की 5 गड्डियां लेकर आओ, मुझे पैसों से अपनी बहू की नजर उतारनी है। तारा के कहने पर गौरी 500 रुपए की 5 गड्डियां लेकर आती है, जिसके बाद तारा उन पैसों से अपनी बहू की नजर उतारती है और उसका गृह प्रवेश करवाती है। ये देख लक्ष्मी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। सच में मेरा ससुराल तो पैसों से भरा हुआ है, मेरी सास ने पैसों से मेरी नजर उतारी है। लक्ष्मी अपने पैसों से भरे अमीर ससुराल में आकर बहुत खुश होती है। अब अगले दिन उसकी पहली रसोई होती है जहां सभी लोग लक्ष्मी के हाथों का खाना बहुत पसंद आता है और हर कोई उपहार के रूप में लक्ष्मी को पैसे ही देते हैं। सच में खाना तो तुमने बहुत अच्छा बनाया है, इसलिए ये लो मेरी तरफ से 5000 रुपए। मैं तो पहले से ही जानती थी कि तुम इस घर के लिए बिल्कुल सही हो। ये लो बहू, मेरी तरफ से 8000 का नेक। इस तरह से सब पैसे देकर वहां से चले जाते हैं और अपनी पहली रसोई के पैसे पाकर लक्ष्मी कमरे में बैठकर उन पैसों को गिनने लगती है। अरे 2 ही दिन में मेरे पास 1 लाख के करीब पैसे हो गए। अगर ऐसे ही मुझे पैसे मिलते रहे तो मैं बहुत जल्दी लखपति बन जाऊंगी। अरे लक्ष्मी, तुम तो खुश लग रही हो। वैसे माँ कह रही थी कि शादी के बाद हमारे घर में रिवाज है कि नया जोड़ा 1 महीने के अंदर अंदर कुलदेवी के मंदिर जाता है। तो मैं तुम्हें अभी बता दे रहा हूँ, कुछ ही दिनों बाद हमें कुलदेवी के मंदिर जाना है, तो तुम्हें जो भी तैयारी करनी हो तुम कर लेना। हाँ। हार्दिक की बात सुनकर लक्ष्मी की खुशी दोगुनी हो जाती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन पूरा परिवार तैयार होकर अपनी कुलदेवी के मंदिर के लिए जाता है, जहां मंदिर के बाहर एक गरीब फूल वाले आदमी को देख लक्ष्मी को उस पर दया आती है और वो उससे उसके फूल लेने लगती है। अरे भैया, आप ये फूल मुझे दे दो। रुको भैया, हमें तुम्हारे फूलों की जरूरत नहीं है, अपना फूल अपने पास रखो। बहू, ये तू क्या करने जा रही थी? ये हमारी कुलदेवी का मंदिर है, यहाँ हम ऐसे गरीब लोगों से फूल लेकर माता रानी पर नहीं चढ़ाएंगे। सामने इतनी बड़ी बड़ी दुकान है, हम पूजा का सारा सामान वहीं से लेंगे और ऐसे गरीब लोगों से पूजा का सामान लेकर तुम गरीबों को ये दिखाना चाह रही हो कि हम गरीब हैं? भूल गई क्या कि तेरा ससुराल पैसों से भरा है? पैसों की कमी नहीं है हमारे पास। ऐसे गरीबों से वो सामान लेता है जिनके पास पैसे नहीं होते। मालकिन, मैं गरीब हूँ, इन फूलों को बेचकर ही रोजी रोटी चला रहा हूँ। आप तो इतनी अमीर हैं, अगर आप मुझसे फूल ले लोगी तो गरीब नहीं हो जाओगी। अगर आप मुझसे फूल ले लोगी तो मेहरबानी हो जाती, पर कोई बात नहीं, आपको जैसा ठीक लगे। इतना भी क्या पैसा पैसा करना, फूल ही तो है, यही फूल बड़ी दुकान में भी मिलेंगे। माँ जी भी ना, शादी से पहले मैं तो फूल लेती भी नहीं थी और बगीचे से ही तोड़कर पूजा करने के लिए चली जाती थी। लक्ष्मी को उस गरीब फूल वाले के लिए बहुत बुरा लगता है। पूरा परिवार अब बड़ी सी दुकान पर जाकर महंगे पूजा का सामान लेते हैं और कुलदेवी की पूजा करते हैं, पर पूजा करने के बाद दान पेटी में नोटों की कुछ गड्डी डालते हैं। गौरी बेटा, मेरा पर्स देना, उसमें से पंडित जी को भी तो दक्षिणा देनी पड़ेगी। बहू देख लो तुम भी कि हम कहीं भी पैसा खर्च करने से डरते नहीं हैं, इसलिए सस्ती चीजों पर ध्यान मत दिया करो। इस तरह तारा पंडित के हाथों में भी नोटों की गड्डियां देकर वहां से चली जाती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और गौरी का जन्मदिन आ जाता है।
इस बार मुझे कोई पार्टी नहीं चाहिए, मेरे को 5 स्टार होटल में खाना खाना है। ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो हम तुम्हारे बर्थडे पर 5 स्टार होटल चलेंगे। वैसे भी शादी के बाद एक भी दिन लक्ष्मी 5 स्टार होटल नहीं गई, इसी बहाने वो भी थोड़ा घूम लेगी। गौरी के जिद करने पर पूरा परिवार 5 स्टार होटल में खाने के लिए जाता है, जहां सभी लोग अपनी अपनी पसंद का खाना मंगवाते हैं। पर जब लक्ष्मी अपनी पसंद का हक्का नूडल्स खाती है तो उसका मुंह बन जाता है। भैया, अपने शहर का बेस्ट रेस्टोरेंट है ये। हाँ, पर भाभी आप अपना फेवरेट नूडल क्यों नहीं खा रही? वो दरअसल मुझे यहाँ का नूडल पसंद नहीं आया। क्या हम बाहर से कुछ खा सकते हैं? अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो फिर हम किसी दूसरे रेस्टोरेंट में चलते हैं। वेटर, बिल लेकर आ जाओ। कुछ देर में वेटर बिल लेकर आता है और बिल देखकर लक्ष्मी हैरान रह जाती है। जैसे ही वो बाहर आती है तो उसे अल चाउमीन की रेहड़ी मिलती है, जिसे देख वो रेहड़ी से चाउमीन खाने की जिद करती है। बहू, अब तुम रेस्टोरेंट का खाना छोड़कर बाहर ठेले का खाना खाओगी? हम इतने गरीब नहीं हैं कि तुम्हें किसी दूसरे बड़े रेस्टोरेंट का खाना ना खिला सके। और लक्ष्मी, बाहर देखा है वो रेहड़ी वाला कितना अनहाइजीनिक तरीके से खाना बना रहा है। मैं तुम्हें बाहर का कुछ नहीं खाने दूंगा, वो खाना खाने से तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। हार्दिक और उसका पूरा परिवार अपने पैसे का शो ऑफ झाड़ने के चक्कर में लक्ष्मी की इच्छा को मार देते हैं और सब जाकर गाड़ी में बैठते हैं। गाड़ी में बैठकर भी लक्ष्मी उसी ठेले वाले को देखती हुई जाती है और अपने मायके के दिन को याद करती है, जहां वो 10-10 रुपए मिलाकर अपनी दोस्तों के साथ मिलकर ठेले से चाउमीन खाती थी। मजा आ गया खाकर। अंकल जी बेस्ट चाउमीन बनाते हो। वो तो है। अच्छा, अब हम घर चलते हैं। अगली बार ज्यादा पैसा जमा करके थोड़ी बड़ी दुकान पर जाएंगे। पैसे वाले ससुराल में आकर तो मैं अपनी खुशियां ही भूल गई हूँ। पहले मैं 10 रुपए की चाउमीन खाकर खुश होती थी और यहाँ 500 रुपए का नूडल खाकर भी खुशी नहीं मिली। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन गली में फेरी पर साड़ी वाला आता है, जहां लक्ष्मी अपनी पसंद की साड़ी ले लेती है। पर यह सब कुछ उसकी नंद देख लेती है और अपनी माँ को जाकर बता देती है। और तारा जब नीचे आती है तो तारा को देख उसकी पड़ोसी उस पर हंसने लगती है। तारा बहन, वैसे तो तुम इतनी अमीर बनती फिरती हो, नोटों की गड्डियां फाड़ती फिरती हो और तुमने अपने घर का नाम भी रखा है पैसों से भरा ससुराल। पर तुम्हारी बहू इतनी सस्ती साड़ी ले रही है, बहू पर पैसे नहीं खर्च करती क्या? बहू, करवा दी ना तूने सबके सामने मेरी बेइज्जती। तुझे साड़ी ही चाहिए थी तो मुझसे बोल देती, मैं इससे महंगी और अच्छी साड़ी तेरे को दिलवाती। पर तूने हमारी इज्जत का ख्याल न करके ये गंदी और सस्ती साड़ी ले ली। भाई साहब, अपनी साड़ी लो और यहाँ से जाओ। इतना बोलकर तारा घर में चली जाती है। अपनी सास का यह बर्ताव देखकर लक्ष्मी को बहुत बुरा लगता है। वो जिस पैसे वाले घर में आकर खुश थी, अब उसे वही पैसे वाला घर काटने को दौड़ता है। और रात को जब तारा उसे महंगी साड़ी लाकर देती है तो भी उसे खुशी नहीं होती। अरे वाह, तुम्हारी अलमारी कपड़ों से भरी है, फिर भी माँ तुम्हारे लिए 20,000 की साड़ी लेकर आई है। कितनी सुंदर लग रही है ये साड़ी। वही तो बेटा, पर तेरी बीवी की तो वही 500-600 वाली साड़ी पसंद थी। वैसे कल हम लोगों को तुम्हारे मामा जी के घर जाना है। तुम्हारे मामा जी बहू को देखना चाहते हैं। वो विकलांग हैं, कहीं आ जा नहीं सकते। लक्ष्मी का ससुराल तो खुश था, पर लक्ष्मी बिल्कुल भी खुश नहीं थी। अपने ससुराल वालों को देख उसे अपने मायके के दिन याद आते हैं, जहां वो 200 से 300 रुपए से ज्यादा महंगे कपड़े नहीं लेती थी। अब अगले दिन पूरा परिवार मामा जी के घर जा रहे होते हैं और तभी उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। पूरे घर वालों को हल्की फुल्की चोट लगती है, पर इस एक्सीडेंट में तारा को सबसे ज्यादा चोट लगती है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर के कहने पर हार्दिक इधर उधर खून की तलाश में भटकता है। पर इतने पैसे होने के बाद भी उसे कहीं से जब खून नहीं मिलता तो उसके पास वही फूल वाला आदमी अचानक से आता है और उससे कहता है, भाई, मैं यहाँ अपने किसी रिश्तेदार को देखने आया था, पर तुम्हारी ऐसी हालत देखकर लग रहा है मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। आप तो वही है ना जो उस दिन मंदिर के बाहर थे? आप जो भी हैं भाई जी, मेरी माँ को खून दे दीजिए, बदले में मुझसे लाखों रुपए ले लीजिए। ओ पॉजिटिव खून चाहिए। आपका भी वही है ना? हाँ, मेरा भी वही है। और बेटा, कुछ चीज इंसानियत के नाते की जाती है, ना कि पैसों के लालच में। मुझे कुछ नहीं चाहिए। उम्मीद है कि अब आप लोगों को समझ आ गया होगा, हर जगह पैसा काम नहीं आता। इस तरह उस दिन तारा के घर वालों को प्यार, दया और पैसे के बीच का फर्क समझ आता है और फूल वाला खून देकर तारा की जान बचाता है, जिसके बाद फिर कभी तारा और उसके घर वाले पैसों का शो ऑफ नहीं करते और गरीबों की मदद करते हैं।
अरे मेरी तो बहुत किस्मत खराब है। कितनी मेहनत करके मैं पैसा कर्ज पर उठाकर खेती बाड़ी की थी और मेरी सारी फसल खराब हो गई। सारी सब्जियां कीटनाशक कीटाणु की वजह से बर्बाद हो गई। आखिर ये कैसी जमीन है जिस पर कभी सब्जियां उगती ही नहीं है। मोहन, अपने आप को संभालो भाई। पता नहीं हमारे गांव की जमीन को कैसा सीता का श्राप लगा हुआ है जो जाने का नाम ही नहीं ले रहा। पता नहीं वो दिन कब आएगा जब हम गांव के लोग हरी भरी सब्जियां खाएंगे, जब हमारे गांव में भी सब्जियां उगेंगी। सावित्री की बातें सुनकर कुछ औरतें रो रही होती हैं, जिनमें से एक औरत कहती है, मेरे बेटे ने 2 दिन से खाना नहीं खाया। अब तो हमारे पास पैसे भी नहीं बचे। हमारा गुजारा आखिर कैसे होगा? वो गांव बहुत ज्यादा परेशान था। उनके गांव की जमीन पर कोई फसल ठीक से नहीं उग पाती थी। धीरे धीरे जमीन बंजर होने लगी थी। एक तो ठंड भी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, ऊपर से जमीन सूखकर बंजर होती जा रही है। हमारे गांव की परेशानियां ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। तभी अचानक से बारिश होने लगती है। ठंड में बारिश होना भी जरूरी था क्या? अब क्या करें, खेती भी नहीं कर सकते। ठंड से कांपते हुए सभी किसान और उनके परिवार अपने अपने घरों में चले जाते हैं। बारिश होती रहती है और सब अपनी खिड़कियों से बाहर देख रहे होते हैं। अरे पहली ही ठंड इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है और अब बारिश ने और भी ज्यादा ठंड कर दी। ऐसे में खेती कैसे होगी अब? तभी मोहन का बेटा सूरज उसके पास आता है। पिताजी पिताजी, बहुत भूख लगी है पिताजी। सब्जियां उगा ही नहीं पा रहे तो घर में कहां से खाना आएगा बेटा? बस थोड़ा सा और समय दो, बारिश रुक जाए तो मैं कुछ इंतजाम करने की कोशिश करूं। बारिश की वजह से चारों तरफ घने काले बादल छा जाते हैं और अंधियारा होने लगता है। ऊपर से ठंड का कोहरा चारों तरफ फैल जाता है। इतनी ठंड में एक बूढ़ी औरत काला कंबल ओढ़े गांव में लाठी के सहारे आती है और लोगों के दरवाजे बजाती है। अरे कोई दरवाजा खोलो, मुझे भूख लगी है। कोई मेरी मदद करो, कोई मुझे सहारा दे दो। बूढ़ी औरत गांव के एक दरवाजे को खटखटाती है। उसके अंदर से एक आदमी बाहर आता है। अम्मा जी, मुझे माफ कर दो, हमारे घर में एक दाना नहीं है। हम सभी बहुत गरीब हैं। मेरा परिवार 3 दिन से भूखा है। मैं उन्हें तो कुछ नहीं खिला सका, आपको क्या ही खिला पाऊंगा। कोई बात नहीं बेटा, मैं किसी और के घर पर जाकर मांग लूंगी। बूढ़ी औरत थोड़ा आगे चलती है। लाठी के सहारे वो चलती है और फिर से एक दरवाजा खटखटाती है। कोई मेरी सहायता करो, कोई मेरी मदद करो, मैं परेशान हूँ। कई दिनों से कुछ खाया नहीं, खाने को दे दो। बूढ़ी औरत की आवाज से एक औरत बाहर आती है। माँ जी, मेरे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए। हम बहुत गरीब हैं, सभी भूखे प्यासे यहाँ पर किसी तरह समय बिता रहे हैं। तभी जोर से बिजली कड़कड़ाने की आवाज आती है। ठीक है बेटी, मैं समझ गई, मैं कहीं और जाती हूँ। बूढ़ी औरत फिर से ठंड में कांपती हुई दूसरे के दरवाजे पर जाती है। वहां पर भी उसे निराशा भरी आवाज में ही मना कर दिया जाता है। फिर बूढ़ी औरत एक और दरवाजे को जाकर बजाती है। मैं बहुत दुखी हूँ, कुछ तो दे दो खाने के लिए। तुम्हारा भगवान भला करे, मेरी मदद करो। मेरे पति की मृत्यु हो गई बिना कुछ खाए। हमारे घर में एक दाना नहीं। देखो, बुरा न माने तो मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। आखिर ऐसा भी क्या है कि इस गांव में किसी के घर के अंदर खाने का एक दाना नहीं? क्या तुम मुझे बता सकती हो? सालों से हमारे गांव की जमीन बंजर है। हम लोग बहुत मेहनत करके सब्जियां उगाते हैं, लेकिन कीटनाशक कीटाणु हमारी फसल को खा जाते हैं या किसी न किसी कारण हमारी फसल खराब हो जाती है। लोग कहते हैं कि किसी तरह का श्राप है ये। लगता है कि ये गांव एक दिन बंजर होने वाला है। उस औरत के ये कहने पर बूढ़ी औरत उसके सामने हाथ जोड़कर बाहर आ जाती है। वो गांव के बीचों बीच बारिश में भीग रही होती है। वो अपनी झोली से एक गांठ खोलती है जिसके अंदर से कुछ बीज निकलते हैं। बूढ़ी औरत बीज लेकर हवा में उड़ा देती है और मन ही मन एक मंत्र पढ़ती है। अचानक से बीज के अंदर एक प्रकार की अलग सी रोशनी उत्पन्न होती है जो पूरे गांव में चारों तरफ फैल जाती है। कभी कभी मना करने वाले का मन बड़ा नहीं होता, उसकी मजबूरियां भी होती हैं, जो मुझे इस गांव वालों की समझ आई।
शायद ये बहुत जरूरी था और इसलिए मुझे यहाँ भेजा गया होगा। वो बूढ़ी औरत ऐसा खुद से कहकर वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद वहां गांव में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली शुरू हो जाती है और रात भर वो गांव बंजर जमीन बदलकर सब्जियों के गांव में बदल जाता है, जहां पेड़ पौधे सड़क घर हर जगह सब्जियां ही सब्जियां होती हैं। अगले दिन जब सवेरा होता है, बादलों से अंधियारा खत्म हो जाता है और रोशनी शुरू होती है। सुबह की रोशनी से गांव की शुरुआत होती है और गांव वाले जब घर से बाहर निकलते हैं तो हैरान हो जाते हैं। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ? ये सब कैसे हो सकता है? कल तक तो हमारे गांव में हरियाली के नाम पर एक पत्ता तक नहीं था। कहते हैं ना, इंसान की मजबूरी में ऊपर वाला साथ देता है तो छप्पर फाड़ कर ही देता है। देखो, भगवान ने हमें इतना सारा दे दिया है कि अब हम अपना जीवन आराम से व्यतीत कर सकते हैं। अरे मुझे तो अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी सपने को जी रहा हूँ। हमारे गांव में इतनी सारी सब्जियां हैं, चारों तरफ सब्जी, मानो जैसे हमारा गांव सब्जियों का गांव हो। लेकिन समझ नहीं आ रहा ये सब हुआ कैसे। हरिहर के इतना बोलते ही सब लोग संकोच करने लगते हैं और सभी ये सोच रहे थे कि आखिर ये सब एक रात में कैसे बदल गया। तभी गांव में से पेड़ पर लगी सब्जियां आपस में हंसते हुए गांव वालों से कहने लगती हैं। अरे अरे, परेशान क्यों हो रहे हो? ये सब तो तुम लोगों के लिए है। अब क्यों? क्या हुआ? कैसे हुआ? शायद तुम्हारी मजबूरी के चलते ही हुआ, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। माई सेल्फ बता दो, मेरा नाम गोभी है और मैं कोई मामूली गोभी नहीं बल्कि जादुई गोभी हूँ। बहुत नसीब से तुम्हें मिली हूँ। अब तुम्हें मिली हूँ तो मेरा इस्तेमाल भी कर लेना। सभी गांव वाले बोलती हुई सब्जियों को देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी आलू बोल पड़ता है। शहंशाह के शहंशाह पधार रहे हैं और कैसी प्रजा है मेरी। जो शब्द मुझे नहीं मेरी प्रजा को बोलने चाहिए वो मुझे बोलने पड़ रहे हैं। मैं हूँ इन सब्जियों का मुखिया आलू। माई सेल्फ तो जानते होंगे जी। मैं आपको बताता हूँ, आज से ये गांव हरा भरा सब्जियों का गांव होगा और ये कोई मामूली सब्जी नहीं बल्कि जादुई सब्जियां हैं। मुझे लग रहा है गांव वालों, हम सभी एक ही जैसा सपना देख रहे हैं। ये सब्जियां तो बोलती भी हैं। अरे लगता है तुम्हें विश्वास ही नहीं हो रहा है। एक काम करो, हमें तोड़कर ही देख लो, पता चल जाएगा हमारी जादुई शक्तियों का। गाजर के इतना बोलते ही कुछ गांव के लोग उन्हें तोड़ लेते हैं। इसके बाद वो साधारण सब्जी लगने लगती है, लेकिन वहीं पर और सब्जियां उग जाती हैं जो बातें करने लगती हैं। देखा, मैंने तो कहा ही था। अरे ये तो एक बहुत बड़ा चमत्कार है। हमारे गांव पर लगता है भगवान ने हम गरीबों की सुन ली। अब हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और ना हमारे बच्चे भूखे सोएंगे। कई दिन हो गए हैं हमने खाना नहीं बनाया, आज ही हम हरी हरी सब्जियां बनाएंगे। दिव्या के इतना बोलते ही सब्जियां आपस में लड़ने लगती हैं। अरे मैं सब्जियों का राजा हूँ, मुझे लेकर चलो। अरे बाबा, राजा को छोड़ो, मुझे लेकर चलो। आंधी आए तूफान, मटर रहे सीना तान, आज तो मुझे ही बना लो। नहीं नहीं, मैं हंसती हंसती हूँ, मुझे लेकर चलो। अरे अरे, तुम सभी को आपस में लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम सभी को थोड़ा थोड़ा लेकर जाऊंगी ना, और आज मैं बनाऊंगी मिक्स वेज की सब्जी और सभी को थोड़ा थोड़ा डालकर बनाऊंगी और तुम सभी बहुत स्वादिष्ट बनने वाली हो। अरे तो फिर देरी किस बात की है? तुरंत हमें तोड़कर अपने घर ले चलो। इस तरह दिव्या खुशी से सारी सब्जियां थोड़ी थोड़ी तोड़कर टोकरी में ले लेती है। वहीं पर नई सब्जी अपने आप जादुई शक्तियों से उग जाती है। इस तरह गरीब गांव वालों की परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है और गांव वाले सब्जियों का व्यापार शुरू करते हैं। शहर में वो सब्जियों का व्यापार करते हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे ठीक हो जाती है और उनका गांव अब सब्जियों के जादुई गांव के नाम से फेमस हो जाता है।